ये संविधान, ये पार्लियामेंट, इसमें रोज कानून बनते हैं, रोज टूटते हैं, रोज अमेंडमेंट होते हैं। कल ये संविधान नहीं रहेगा, हो सकता है कोई दूसरा संविधान आ जाए। ये बदलता रहेगा जब तक भारत है। जो नहीं बदलना चाहिए था, जो नहीं बदलेगा, हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए जब संविधान कंप्लीट हो गया, पूरा बन गया संविधान, तो उस संविधान में 2 लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आज अगर भीमराव अंबेडकर का नाम ले लो तो लोगों को लगता है जैसे कुछ लोगों के ही उनके ऊपर प्रॉपर्टी राइट है। भीमराव, आज मुझसे अगर आप पूछें, मैं हर मन से कहता हूं, आप जानते हैं मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, ना मैं किसी को जानता हूं, लेकिन अगर किसी ने बड़ा काम किया है, किसी ने सिविलाइजेशन के हिसाब से बड़ा काम किया है, तो मैं हर मन से उसका नाम लेता हूं। और इसलिए लेता हूं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि जिनके बारे में हम सिर्फ वो जो किताबों में कहीं लिख दिया गया है, जो बता दिया गया है, हमने ऐसी ही कुछ राय बना ली है। किताबों से अलग हट के भी बहुत बड़ी दुनिया है, और वो अपने समय में इतना बड़ा काम करके गए कि शायद आज की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। जो आज हम समझ रहे हैं कि मुमकिन है, आज की परिस्थिति में मुमकिन नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जब उस संविधान की पूरी तैयारी हो गई, वो संविधान पूरा बन गया, कंप्लीट हो गया, तो देखिए किसी के मन में अगर कोई बात आए और उसकी करने की इच्छा हो, तो वो उन्हीं परिस्थिति में कर सकता है। वो इस इंतजार में नहीं बैठेगा कि नहीं साहब जब तक 500 सीटें नहीं आएंगी तब तक तो मैं ये करूंगा नहीं। आपने वर्तमान में भी कुछ खेल ऐसा देखा कि जब सीटें नहीं थी तभी खेल हुआ। तो उस समय दोनों लोगों के बीच में मंत्रणा हुई और संविधान कंप्लीट होके आ गया। मेरे ख्याल प्रेस में जाना था, तो अंबेडकर ने ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कही कि इस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो सबने कहा कि इसमें इंडिया तो दिखता है, क्योंकि जो आपका संविधान है उसमें तमाम डिबेट हुई होगी, लेकिन कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी था। उसमें कुछ ऊपर नीचे करने की होड़ मची हुई थी। उसी की पहली लाइन है। अब दोनों लोगों की इस बातचीत के बारे में सोचिए कि उन्होंने क्या सोचा। उसको जो भी, उनके पास भी समय नहीं होना चाहिए था, वो भी आगे बढ़ जाते, लेकिन 2 लोगों ने एक 10 या 15 मिनट की बातचीत में कितनी बड़ी चीज सोची हुई है, और ये समाज को नहीं पता। और उन्होंने कहीं से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं कही। उन्होंने कहा इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन संविधान तो इंडिया का है, इसमें भारत तो कहीं दिखता नहीं है। तब उन लोगों ने मंत्रणा की कि हम इस संविधान में हजारों लाखों साल पुरानी सनातन सभ्यता को कैसे स्थापित करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता था लेखा पढ़त में। तो उन्होंने उसके लिए भी कोई रोना धोना नहीं किया कि अब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि जो हजारों साल लाखों साल की जो हमारी सभ्यता है, उस सभ्यता के अलग अलग चिन्ह जो है, उसमें से हम हमारे आदर्श कौन होने चाहिए उस सभ्यता से चुनो। हमारे यहाँ स्टेट और से केंद्र में क्या रिश्ता होना चाहिए था, वहां से चुनो। हमारे शक्ति की क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ऐसे करके कुल मिलाकर के ये बात हुई। और बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन, वहां एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनका नाम कम लोग जानते हैं, उनका नाम था नंदलाल बोस। उनसे संपर्क किया गया और उनको संविधान की कॉपी दी गई और कहा गया कि आप इसको पढ़ें, और जितने 22-24 चैप्टर हैं उसके हिसाब से हमारी सभ्यता में क्या होता था, कैसे काम करते थे, क्या हमारे चित्र हो सकते हैं, क्या पिक्चर हमारे दिमाग में बन सकती है। और वो देने के बाद नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के उनके विद्यार्थी थे, उनका नाम था राम मनोहर सिन्हा, और वो जबलपुर के रहने वाले थे। वो 2007 में उनकी मृत्यु हुई है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि मैं तो अंबेडकर से मिला नहीं, न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिला, मुझे ये जानकारी कहां से मिली है। राम मनोहर सिन्हा साहब जो नंदलाल बोस के साथ थे, 2007 में उनका देहांत हुआ। उनका बेटा
विदेश में है, बड़ा काम कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके गए हैं। ये मुझे वहां से मिला, और जब उसके अंदर ये देखा गया कि भाई क्या करना चाहिए, तो सोचिए कि कितने कम समय में कितना बड़ा काम वो हमारे लिए करके गए। और हमको बार बार ये जो हो गया ना, बापू फलाने ये वो, ये उनके उसमें नहीं था। इसलिए भारत के संविधान में कुल मिलाकर के 26 चित्र बने और 22 चित्रों को उसमें लिया गया, और वो जो बचे हुए राम मनोहर सिन्हा के उसमें 12 चित्र हैं। 6 चित्रों को जबलपुर के म्यूजियम में लगाया गया। अब आज तो लोग कहेंगे नहीं साहब ये हिंदूवादी संगठन है, कुछ भी कह सकते हैं आप। अब इन दोनों आदमियों के ऊपर तो आपकी कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन वो उस पार्टी में थे जिस पार्टी के लोगों को बहुत सारी बातों पर एतराज हो सकता है, लेकिन उन्होंने उस समय का सदुपयोग किया और फिर भारत के संविधान जो लिख चुका था उसमें हाथ से बनवाए हुए 22 चित्रों की जगह दी, और संविधान के पहले पृष्ठ पर जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, उस संविधान के पहले पृष्ठ पर वाराणसी में जो ज्ञान व्यापी है, पहले तो कुछ लोगों की गलतफहमी यह है कि हम सुनी सुनाई बातों को कहते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद। किस इतिहासकार ने बताया कि ज्ञान से मस्जिद का कोई संबंध है? ज्ञान शब्द हमारी परंपरा का है। ज्ञान बहुत पहले से है, मस्जिद बहुत बाद में आई है। ओरिजिनल नाम उसका ज्ञान व्यापी मंदिर है, लेकिन उन लोगों ने नैरेटिव चलाया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद। खैर एनीवे, लेकिन उस ज्ञान व्यापी के सामने जो नंदी बैठा हुआ है, भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर उस नंदी की तस्वीर है। अगर संसद में भी संविधान को लेके कोई बैठेगा या हमारे आज की जनरेशन बैठेगी, तो उसके मन में ये सवाल आना चाहिए और पूछना चाहिए कि नंदी की तस्वीर यहाँ क्यों है? उसी संविधान के 5वें पृष्ठ पर मां सीता, लक्ष्मण और राम पुष्पक विमान से आए हैं, उनका चित्र है। आज जिन लोगों को लगता है, और ये जो काले कोट पहनने वाले महामूर्ख हैं जो ज्ञान बांटते हैं कि राम काल्पनिक है, इनकी भी मक्कारी खुलनी चाहिए, खुल रही है आजकल। मतलब अजीब अजीब टाइप के लोग हैं, क्योंकि समाज सुन लेता है सबकी। कोई गाली दे दो, कोई कुछ भी दे दो, हम रिएक्ट नहीं करते, तो लोगों ने हमको मूर्ख समझ रखा है। और लोग जरा जरा सी बात पे गर्दन काट देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी वैसे ही काम करती है। राम काल्पनिक है, ये पिटीशन एक्सेप्ट की, और रामनवमी पे 10 दिन की छुट्टी दी, और फिर आगे कह रहे हैं कि राम पे चर्चा कर। उसी राम की तस्वीर है, उसी संविधान में बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, उसी में छत्रपति शिवाजी हैं, उसी में सुभाष चंद्र बोस है। कौन नहीं है उसमें? मैंने इसलिए कहा कि उस समय कहीं कोई आरएसएस को या आप कह दें कि साहब ये तो इनके दबाव हो गए, ये तो बेचारे वहां थे नहीं, इनकी दूर दूर तक एंट्री नहीं थी। लेकिन तब भी वो ये इतना बड़ा काम करके गए, तो वो जो आजकल घूम रहे हैं ऐसे करके संविधान बदल देंगे। देखिए, इंटेलेक्चुअली आप जब तक किसी को काउंटर नहीं करेंगे, फैक्ट पे काउंटर नहीं करेंगे, तो ऐसे आलू से सोना बनाने वाली कई मशीनें पैदा होंगी। आप भाषा की मर्यादा के साथ, तथ्यों के साथ चौराहे पे बात बोलिए, कुछ दिन बाद उनको समझ में आ जाएगा, तो लोगों को हकीकत पता है। हम बोलते नहीं है तो वो कुछ भी करता रहता है। कोई गाली दे के इसलिए चला जाता है कि आपको प्रतिकार शब्दों से करना चाहिए। आपके पिता को, आपको मां को कोई गाली दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आपके राष्ट्र को गाली दे, आपकी पहचान को गाली दे, आपकी आस्थाओं को गाली दे, तो क्यों नहीं चोट लगती आपको? ये कहना बंद कर दीजिए कि सारे धर्म बराबर हैं। ये पता नहीं कौन सी खिचड़ी बनी थी जिसमें बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं। सिवाय झूठ बोलने के अलावा और अपने सामने वाले को खुश करने के अलावा हम कुछ और नहीं करते हैं। हम हैं, हमें ऐसा ही स्वीकारो, नहीं स्वीकारते तो गेट लॉस्ट। हम
तुम्हारे कारण कपड़े बदले, तुम्हारे कारण आस्था छोड़े, लेकिन भाईजान तुम तो खुशी नहीं हो रहे। हमने सब कुछ कर दिया तब भी खुश नहीं हो रहे। ये भाईजान खुश नहीं होंगे। सुबह उठ के 4 जूते और शाम को सोते हुए 4 जूते मारेंगे। मैं ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल सेंस में कह रहा हूं और आपको सत्य साबित कर दूंगा। आप जितना किसी की गलत बात को सुनते हैं, अपीस करते हैं, उसको लगने लगता है कि ये आदमी कमजोर है। इससे पहली ही बात में प्रतिकार करिए, शब्दों से करिए, हाथ पाई की जरूरत नहीं है। हम शब्दों से भी नहीं करते। इसलिए कैसे कैसे काम इस देश की संसद में हुए हैं जो कोई बात ही नहीं कर रहा है। संसद की लाइव कार्रवाई आ रही है, आप उसे देखने नहीं चाहते। आपने अंग्रेजी का अखबार पढ़ लिया, बस खत्म कहानी। वोट का समय आया तो 2 दिन क्यों वेस्ट करना है, मनाली चले जाओ। हमने एकदम जिसे कहते हैं पता नहीं किस इल्यूजन में हम रह रहे हैं। और हम दुनिया में ऐसे लोग हैं, रोज सुबह से लेकर शाम तक 10 घटनाएं ऐसी होती है कि लोग आपके अस्तित्व को सुबह शाम चैलेंज कर रहे हैं और प्रैक्टिकल करके जमीन पे दिखा रहे हैं। लेकिन आपको चिंता नहीं, आप खुश हैं, मेरा घर 5 कमरे, मेरा बच्चा, बेटा अमेरिका में, बेटी की शादी हुई, और फिर क्या है? ज्यादा कुछ हुआ तो मकान बदल लेंगे, ज्यादा कुछ हुआ तो शहर बदल लेंगे, नहीं कुछ हुआ तो अमेरिका चले जाएंगे। अब भाईजान ने वहां भी बता दिया वहां क्या हो रहा है, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। जो लोग अपनी जड़ को एक बार छोड़ देते हैं उनको जमीन कम पड़ जाती है। आपने हम सबने अपनी जड़ों को छोड़ दिया। हम एक तथाकथित आधुनिकता क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस आधुनिकता यार। हम इतने अंदर से कमजोर हो गए हैं। मैं भी कुछ युवा थे तो उनसे भी बात कर रहा था। अगर पिता रिक्शा चलाता है तो हम कितने लोग हैं कि अपने दोस्तों से कहें कि मेरे फादर रिक्शा चलाते हैं। कहीं हमारी इज्जत कम ना हो जाए तो पिता रिक्शा चलाता है तो उसको मिलवाएंगे नहीं घर में आने वाले मेहमान से। मां बर्तन धोती है तो चर्चा नहीं, बर्तन धोने वाली मां भी मां ही है। आप उसके आर्थिक रूप से अगर पिताजी है, वो क्या है, एमपी, बड़ी सी तस्वीर लगाते हैं और 10 बार बताते हैं। वही एमपी रिक्शा चलाने लगे तो घर में तस्वीर उठा कर देंगे। इतना इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर भर गया है, एहसास से कम तक कुंठा भर दी गई है। हम अपने होने पे प्राउड ही नहीं करते। बड़ी गाड़ी नहीं है तो हम थोड़ा सा शर्माए रहते हैं, और जब हमको जरूरत पड़ती है तो राम की कथा 4 करोड़ देकर के बुलवा के कर लेते हैं, और वो राम की कथा में मौला मौला अली अली भी करता है और आप सुनते हैं। कुछ बच्चे जिनको आप दिन भर ज्ञान दे रहे हो कहेगा आप क्या बात कर रहे हो, ये इतना बड़ा कथाकार है, इसको कोई CIA पैसा नहीं दे रही, हम दे रहे हैं। और पूरी राम की कथा के अंदर वो कहां तक ले जाता है। उसके क्या स्वार्थ है, उनका स्वार्थ राज का स्वार्थ नहीं है। हमें दम है खड़े होकर कहेंगे सुनिए पंडित जी, आपको कथा के लिए बुलाया है, आपने जितने पैसे मांगे वो भी हमने दिए, लेकिन राम की कथा सुनाओ, राम के सही चरित्र का चित्रण करो। ये मौला और अली अली कहां से घुस गए इसमें। हम नहीं आज सबको चलने दो। यही बीमारी से अलग अलग जने क्या क्या लोग पक रहे हैं, बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं, अद्भुत अद्भुत ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सच बोलें और जोर से बोलें। 2011 से कोई 1000 से ज्यादा सभाएं में कर चुका। भाईजानों ने कभी किसी की अहमदाबाद में पर्ची निकल आती है। अच्छा, मैंने कहा कि ये पहले भाईजान जो पर्ची निकाल के मारते हैं। मैं इस बात को मानता हूं, आप सब मानते होंगे, मैं कॉन्शियसली मानता हूं, मृत्यु निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। उसका समय, उसकी जगह निश्चित है।
जब मृत्यु आएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और सनातनी हिंदू जब मृत्यु निश्चित है तो मरने से डर क्यों रहे? मर मर के जीने से अच्छा है मर जाओ, और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। इसलिए कोई दुनिया की ताकत में यहां वहां बहुत सारा भी भारत सरकार का अपना फैसला है, मैंने उसमें कोई दखल नहीं दिया, लेकिन 11 से लेकर के आज 25 हो गई है, कोई 6 महीने पहले सरकार को ये लगता है, मैं सरकार में किसी आदमी को नहीं जानता, सरकार को लगता है कि शायद कुछ ज्यादा गड़बड़ है, तो उन्होंने मुझे राउंड द क्लॉक पीएसओ दे रखा है। मैं सिर्फ आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि इस संविधान के अंदर इतनी कहानियां हुई, इतनी चीजें हुई, आज तक हमने वो पढ़ी नहीं, लेकिन इस देश में कैसा कैसा ये देश चल रहा था उसको समझा पाऊं तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार, स्थिति कोई बहुत आसान नहीं थी। सिर्फ किसी को चुनाव जिता दिया, उसको 500 350 वोट दे दिए और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा। इस घटना से आपका ये कोई नहीं पता है भारत में इस घटना के बारे में किसी ने, क्योंकि ऐसी चीजों का इंटरेस्ट है नहीं हमारे लोगों को, हमारे मीडिया को भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं उस धरती को जहां मेरा जन्म हुआ। बताया गया मेरे इंट्रोडक्शन में कि मेरा जन्म अलीगढ़ में हुआ है, मेरा जन्म अलीगढ़ में नहीं हुआ है, मेरा जन्म वहां हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ है, और उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसलिए मैंने, आपने किसी भाईजान को सड़क पे देखा होगा, मैंने जिंदगी में रोजा नमाज कलमा सब कुछ पढ़ा है और उन्होंने मुझे पढ़ा दिया है। वो पढ़ के भूल गए हैं, मुझे याद है, आप परेशान है उससे। कोई बात बिना टैग के करता ही नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी छोटी बात हो। इसलिए एक घटना सुनाता हूँ, इसलिए मैं कभी कभी एज एन इंडिविजुअल सोचता हूँ कि हम शायद बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में। इस घटना से आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत चल कैसे रहा था। और ये घटना है 27 दिसंबर 1963 की है। ये डेट भी किसी को नहीं पता होगी, इसलिए ये मत मानिए कि मैं कोई आपके बौद्धिक उसमें सवाल उठा रहा हूं, लेकिन ये घटना किसी को पता ही नहीं है। और इस घटना से पता चलता है कि देश चल कैसे रहा था। जम्मू कश्मीर का नाम सुना है आप लोगों ने? जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, जम्मू को छोड़ दे तो कश्मीर में एक जगह है, उस जगह का नाम है हजरत बल। सुना है ना? हजरत बल का मतलब समझते हैं? हजरत बल का मतलब है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल, राइट? और कमाल का बाल है वो बाल 105 मीटर लंबी और 25 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में रखा है विशेष बात। बाल है, कहां का है किसी को क्या पता? बाल है, और कितना विशेष बाल है कि अब इसकी लंबाई से तो लगता है 105 मीटर लंबी बिल्डिंग में रखा है, तो कोई मखसूस तो जिंदा ही हो। और उसे, उस जगह को मोए मुकद्दस कहते हैं, पवित्र जगह। लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग में रखने के बाद भी 27 दिसंबर 1963 को ये बाल गायब हो गया, और इतना भयानक गायब हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हुए। बंगाल में लोगों ने दंगा किया, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। देश के उस समय के सबसे विजनरी प्रधानमंत्री, जिनकी विजन फैटबीना से आगे नहीं गई कभी, उन्होंने रात के 1 बजे
देश के सीबीआई के चीफ मिस्टर मौलिक को टेलीफोन किया और उस टेलीफोन में कहा कि मौलिक इमीडिएटली चार्टर्ड प्लेन लो, कश्मीर जाओ और किसी भी कीमत पे बाल ढूंढो। मौलिक साहब ने वो चार्टर्ड प्लेन लिया, वो कश्मीर पहुंच गए, उतर गए। तो वहां तमाम नेता वेता सब मिले, तो उन्होंने कहा कि मुझे देश के प्रधानमंत्री ने भेजा है कि वो बाल ढूंढना है, आप लोग मेरी मदद करें। और बाल ढूंढने लगे और ताज्जुब की बात है 2 दिन पूरे कश्मीर को, मतलब वो कैसे लोग होंगे, मैं आज सोचता हूँ जिस कश्मीर ने 1964 को 3-4 दिन में बाल ढूंढ लिया, उस कश्मीर में 2500 सनातनी हिंदू पंडितों के हत्यारे नहीं ढूंढ पाए, आज तक नहीं मिले। और कुल मिलाकर के 3-4 दिन के बाद वहां लंबी लंबी गाड़ियों वालों ने बाल ढूंढ लिया और मौलिक साहब को बात दिया। तो मौलिक साहब ने कहा कि भाई ये बात तो है, लेकिन ये सच में मोहम्मद साहब का है। तो उन्होंने कहा कि देखिए फिलहाल आप रख लीजिए यही, और बाल मिल गया और बाल वहां रखा गया और उस बाल से कई राजनीतिक दल पैदा भी हो गए, कुछ लोगों की नेतागिरी हो गई, कोई नया प्रधानमंत्री बन गया और कुल मिलाकर के वो बाल मिल गया। मैं वहां से सीखे, हमारा बौद्धिक और हमारी मार्केट में बोली क्या लग रही है, ये सोच के हमको शर्म नहीं आती। हम अमेरिका में हैं, 2 घर वहां हैं, 5 घर यहाँ हैं, 2 गाड़ियां हैं, कोई पड़ोसी बेचारा आपसे कहते कि आपकी शर्ट खराब है, तो पूरे घर का ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी इंसल्ट हो गई। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में आपका इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस देश में चवन्नी छाप नेता, कोई चावल फ्री, कोई दाल फ्री, कोई चीनी फ्री, कोई कुछ, ऐसा लग रहा है कि हम भूखे नंगे घूम रहे हैं सड़कों और हमारी ही बोली लग रही है। ना भाईजान की कोई बोली लगा रहा, ना क्रिश्चियन की लगा रहा, ना बौद्ध की लगा रहा, ना सिख की लगा रहा, और हम बिकने के लिए तैयार हैं। एक आया था पढ़ा लिखा दिल्ली में, आपने भेजा के बाद वो पंजाब में वहां की महिलाओं को कह रहा मैं 1 साड़ी दूंगा, जैसे इतनी साड़ी के लिए बैठी हुई है। मतलब हमारी हैसियत को समझो ना, जब इस बात को दुनिया देखेगी, लिखेगी उस दौर में, तो क्या लिखेगी हमारे बारे में कि आचार्य चाणक्य के वंशज थे या चाचा के वंशज थे, किसके वंशज थे? हम कितने, ये मैं सीरियस बात है, लेकिन उसको लाइटर टोन में इसलिए कह रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। हम वहां से चले बिना जाने, जिस बात को जानते नहीं उसमें भी